नमस्कार, होम टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की डीजीपी राजीव कृष्णा ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण, पुलिस कल्याण और नई आपराधिक न्याय व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। और डीजीपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पुलिस ने नगर केंद्रित प्राथमिकताओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले वर्षों में अपराध में कमी आई है और मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा से जुड़े अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। और राजीव कृष्णा ने बताया कि साइबर अपराधों की निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया गया है और राज्य में 62,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को साइबर ट्रेनिंग दी गई है और साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 450 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज कराई गई है। और उन्होंने कहा है कि साइबर सुरक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। और डीजीपी ने पुलिस कल्याण योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शहीद और दुर्घटना प्रभावित पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता, बीमा कवर और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में कमी लाने और दुर्घटना संभावित क्षेत्र में पहचान विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता BNS के प्रभावी क्रियान्वयन, ई सामान और व्यवस्था, डिजिटल लक्ष्य, सच्चा और त्वरित चार्जशीट प्रणाली विशेष जोर दिया जा रहा है। और साथ ही संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और साइबर माध्यम से युवाओं को गुमराह करने वाले तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जारी है। रूप में लीड कर रहा है। गत वर्ष इसमें एक प्रमुख संस्थागत चेंज किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया और देश के समस्त थानों पर मिशन शक्ति केंद्र के नाम से संस्थागत परिवर्तन किए गए। इनमें जो तैनात कर्मी थे हमारे, उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए और अपराधों के, खासतौर से सामाजिक अपराधों जैसे दहेज के, घरेलू झगड़ों के, अल्पवयस्क जो बालिकाएं हैं उनके बुलाने के मामले जो हैं, इनके बारे में उन्हें अवेयर किया गया। जो यंग लड़के हैं उनके परिवारों को भी अवेयर किया गया। और इस प्रकार के सामाजिक अपराध जिस पर सामान्यतः ये माना जाता है कि ये एक पुलिसिंग इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, इन सभी सामाजिक अपराधों में भी कमी दर्ज की गई। इन मिशन शक्ति केंद्र में महिलाओं की बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया जहाँ भी करते थे। और यही कारण है कि अब प्रदेश में किसी भी कोने में कोई भी महिला अपना अपराध के बारे में जब जाती है थाने पर, तो वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र के जो हमारे कर्मी हैं उनकी बातों को धैर्यता से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं। पुलिस को एक संस्थागत रूप से इंस्टीट्यूशनल वे में उनको ट्रेनिंग दी गई है। भारत सरकार का, गृह मंत्रालय का और जो केंद्रीय एजेंसी है उनके द्वारा इसमें कई सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। उन व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इसमें हमारे करीब 62,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है गत 1 वर्ष में। और अपने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। इस ट्रेनिंग के फलस्वरूप करीब 37% के लियन परसेंटेज तक हम लोग लगभग पहुंच गए हैं, जो कि देश में इस उत्तर प्रदेश को जो शीर्ष स्थान है अग्रणी प्रदेशों की श्रृंखला में रखता है। इसमें अब एडवांस्ड लेवल की ट्रेनिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें साइबर के जो और बारीक पहलू हैं, तकनीकी पहलू हैं, उनके बारे में हम लोग अपने कर्मियों को जानकारी देंगे, उनकी ट्रेनिंग कराएंगे और पब्लिक को और बेहतर सुविधा, और बेहतर सेवाएं प्रदान कर सके, इसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसमें अभी तक कुल 450 करोड़ रुपए का धनराशि सीज की गई है, फ्रीज की गई है और ये एक बड़ी धनराशि है। डेफिनेटली पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ी धनराशि है और इसको
कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो हाईली टेक्निकल नेचर के हैं। उन टेक्निकल नेचर के कंपोनेंट्स के बारे में अपने कर्मियों को, अपने अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग देते हुए इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हेडक्वार्टर लेवल पर भी जो एडवांस्ड लेवल की साइबर सेफ्टी है, सेफ्टी जो होती है वो साइबर क्राइम थोड़ा सा व्यापक रूप होता है सेफ्टी का। सेफ्टी में इंटरनेट अटैक, हैकिंग और एडवांस्ड साइबर के अपराध शामिल होते हैं। उसके बारे में भी केंद्रीय स्तर पर एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग उसको शुरू कर पाएंगे। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों और पूर्व सैनिकों और पट्टेदारों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस दशकों पुराने न्याय के इंतजार का अंत बताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान से आए विस्थापित परिवारों की पुश्तैनी संपत्तियों पर कब्जा हो गया था और लंबे समय तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि अब चौथी पीढ़ी में इन परिवारों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक प्रदान किया गया है और सीएम ने बताया कि कुल 1645 परिवारों को भूमि स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे गए हैं, जिससे लगभग 8 से 10 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डिजाइन के बारे में मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ और अब उन्हीं की विरासत को संभाल रहे यहां के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके 20 वर्षों में शासनकाल की सराहना की है। संजय कुमार झा ने कहा है कि एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास और सुशासन की नई पहचान बनाई है और
उन्होंने दावा किया है कि देश में पहली बार बिहारियों का सम्मान और आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि जिसका श्रेय नीतीश कुमार के नेतृत्व को जाता है। और जेडीयू नेता ने यह भी कहा है कि वर्तमान में बिहार में जो सरकार काम कर रही है वह नीतीश कुमार द्वारा दिखाए गए विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मार्गदर्शन आज भी सरकार और पार्टी को लगातार मिलता रहता है। और संजय कुमार झा के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसे और समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी, देखिए मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलके चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी के वजह से कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है। अपने कर्म से, अपने काम से आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार का, इस सरकार को चलाने में। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में मंत्री पद के शपथ लेने के बाद बसपा विधायक अशोक डिंडा ने अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अशोक डिंडा ने कहा है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे मंत्री बनेंगे। उनका उद्देश्य हमेशा पश्चिम बंगाल के विकास और बदलाव के लिए काम करना रहा और उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ राजनीति में आए थे और अब मंत्री के रूप में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतारने का प्रयास करेंगे। बसपा नेता ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता राज्य के विकास को नई गति देना और गांव-गांव तक प्रगति पहुंचाना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और राज्य के हर नागरिक को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं पॉलिटिक्स में आया था मैं कभी सोचा भी नहीं कि मैं मंत्री बनूंगा, उसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था। मेरे को बंगाल को चेंज करना था, बंगाल को एक अलग लेवल पे लेके जाने का जो शपथ हम लोग लिया था 2021 में हम लिए थे, वही आज साकार हुआ है और हमारा बीजेपी का सरकार भी हुआ है और बंगाल का जो हमारा अभी मुख्यमंत्री है जिस तरह से भाग रहा है, बंगाल भी इसी तरह से भागे आगे जाके। यही मैं चाहता हूँ, बंगाल का हर व्यक्ति, हर परिवार, हर गांव की उन्नयन हो, जिसके घर में जॉब नहीं है उसको जॉब मिले, शिल्प आए, कर्मसंस्थान बढ़े, रोड सारे सब कुछ सही हो, स्पोर्ट्स में आगे जाए बंगाल, मैं यही चाहता हूँ। सुशासन की और की बात कर लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छात्रों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बताया और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सम्मानित किए जा रहे 223 मेधावी विद्यार्थियों में 138 छात्राएं हैं और 85 छात्र शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि यह आंकड़ा दर्शाता है कि छात्राएं कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि छात्रा परिवार की जिम्मेदारियों और सहयोग के साथ साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने इसे छात्रों के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा है कि मेहनत और लगन से हर विद्यार्थी सफलता हासिल कर सकता है और मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।
मैं इस पूरे परिणाम को देख रहा था और खासतौर पर यहां पर आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आए हैं, छात्र कम आए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब मैं देख रहा था कि प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल की परीक्षा में 115 जो छात्र प्रदेश स्तर पर 10 प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें 115 ऐसे छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 34 छात्र हैं और 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। हम लोग जबकि ये मानते थे कि छात्राएं घर में अपनी माता के भी हाथ में सहयोग करती हैं, अन्य प्रकार का सहयोग करती हैं, लगता है कि अब परिवर्तन आ गया है कि छात्र घर में झाड़ू पोछा ज्यादा लगाने लग गए हैं। या लगता है कि माँ बाप उनसे ज्यादा काम ले रहे हैं, सब्जी भेजने के लिए, देने के लिए भेजते होंगे, घर और मोहल्ले में भी हो सकता है कुछ से झाड़ू लगा रहे होंगे। बेगूसराय से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्यसभा संसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बयान पर तीखा पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि कपिल सिब्बल को पश्चिम बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा और अतीत की घटनाओं को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आई है और इस पर भी सवाल उठने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के अपने इतिहास पर भी आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी करने से पहले नेताओं को अपने अतीत और पार्टी के रिकॉर्ड पर भी ध्यान देना चाहिए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है, जिसमें विभिन्न दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शायद कपिल सिब्बल जी को वो दिन याद नहीं है जब टीएमसी की सरकार ने जनप्रतिनिधियों को हत्या करके पेड़ में लटका दिया। शायद कांग्रेस के लोग अपने दिन भूल गए जब देश में सिखों का नरसंहार हुआ था और जब कहा गया था बड़े नेता की ओर से, जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो धरती डोलती। इसलिए चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने हो, ये गांव की कहावत है। कपिल सिब्बल उस पार्टी के नेता हैं जो हजारों सिख के मौत के गुनहगार पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता।
दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। तरुण चुग ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट से यहां स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारियों के अधिकारों को बोझ मान रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार आप बिटिया संकट का हवाला देकर महंगाई भत्ते यानी डीए को रोकने का सस्ता तलाश रही है। बसपा नेता ने इससे कर्मचारियों के साथ धोखा और वादा खिलाफी करार देते हुए कहा है कि इसी कारण राज्य के सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि डीए के कोई सरकारी कृपा नहीं बल्कि कर्मचारियों के अधिकार है। और तरुण चुग ने दावा किया है कि बसपा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी है। कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। मान सरकार की हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अधिकारों को बोझ मानती है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाली ये सरकार अब वित्तीय संकट का बहाना बनाकर डीए रोकने का रास्ता तलाश रही है। ये कर्मचारियों के साथ खुला धोखा, वादा खिलाफी और कर्मचारी मारू नीति का परिणाम है, जिसके कारण आज पंजाब के सभी। मध्य प्रदेश के रायसेन से कृषि क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के देशव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक खेती के प्रति जागरूक करना। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बदलते पर्यावरण और असंतुलित उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इससे किसानों की लागत भी बढ़ रही है और खेती की उत्पादकता पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने किसानों से मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही खाद के उपयोग की अपील की और केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगे और किसानों को फसल चयन और धान की सीधी बुआई और आधुनिक मशीनों के उपयोग और कृषि जलवायु के अनुसार खेती की तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। खेत बचाओ अभियान आज देश भर में प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री जी समय के पहले आने वाली समस्याओं को भी समझ लेते हैं, विजनरी लीडर हैं वो। और हम देख रहे हैं सारे देश में जिस रंग से पर्यावरण बिगड़ रहा है और धरती माता का, खेत का, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। असंतुलित और अत्यधिक खादों के प्रयोग के कारण किसान का पैसा भी ज़्यादा लग रहा है और मिट्टी पर भी गलत असर पड़ रहा है। इसलिए संतुलित खाद का उपयोग हो, ये आह्वान सब किसानों को कर रहे हैं। मिट्टी का परीक्षण करके ही खाद का उपयोग करें, कितना खाद जरूरी है। इस दौरान नकली पेस्टिसाइड और बीज और खाद के खिलाफ भी अभियान चलेगा। विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हुंबल टीवी भारत।